नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सुबह 11 बजे की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हैं हम और आपको बताते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या हैं। तो सबसे पहले बात एनएसए अजीत डोभाल की, जिनको लेकर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। आतंकी संगठन जैश के निशाने पर एनएसए डोभाल। जी हां, जैश के गिरफ्तार आतंकी ने यह खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। डोभाल के घर दफ्तर के बाहर रेकी की गई थी। जैश-ए-मोहम्मद ने डोभाल की रेकी कराई। जम्मू में गिरफ्तार हुआ था आतंकी हिदायतुल्लाह, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं अजीत डोभाल, और अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, और बड़ी खबर ये है कि अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैश के गिरफ्तार आतंकी के हवाले से खुलासा हुआ है कि उनके घर और दफ्तर की रेकी की गई थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था आतंकी को। आतंकियों के निशाने पर एनएसए अजीत डोभाल, और इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और फतेहपुर खनन घोटाले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को ईडी के अफसरों ने गायत्री प्रसाद प्रजापति से पूछताछ की तो उन्होंने दिन भर ईडी के अफसरों को जमकर झकाया। बेनामी संपत्तियों को लेकर पूछे गए सवालों पर गायत्री प्रजापति तेज दर्द होने का बहाना बनाकर लेट गए। कुछ देर बाद जब दोबारा अधिकारियों ने गायत्री के सामने सवालों की लिस्ट रखी तो उन्होंने 4 साल बीत जाने पर कुछ भी याद नहीं होने की बात कही। साथ ही बेनामी संपत्तियां किसने खरीदी और उनके दस्तावेज कंपनी के दफ्तर में कैसे मिले, इन सवालों पर गायत्री ने कहा कि जेल में होने की वजह से उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है। और विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विवेक, देखिए, गायत्री प्रजापति जिस तरीके से कई मामलों में घिरे हुए हैं और कई गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं, उसके बाद पूछताछ में उनका सहयोग ना करना और तरह तरह के बहाने बनाने क्या दर्शाता है और अब आगे क्या होगा? देखिए प्राची, गायत्री प्रजापति ईडी की टीम को बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं और किसी न किसी तरीके से उनके सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को उनकी रिमांड 7 दिन की रिमांड मंजूर हुई थी। ईडी के यहाँ जोनल ऑफिस में उनसे पूछताछ की जा रही है। गायत्री लगातार ईडी के सवालों को टाल रहे हैं। जब उनसे बेनामी संपत्तियों के बारे में और खनन के पट्टों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो कभी वो पेट दर्द का, कभी सर दर्द का, इस तरह के छोटे छोटे बीमारी के बहाने बना रहे हैं। और ईडी ने उनके लिए खाने की व्यवस्था की है, बेहतर खाना उनके परिवार वालों को भी बुलवाया, लेकिन वो किसी भी तरह से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 4 साल पुराने इस मामले में, जो फतेहपुर खनन घोटाला है, 4 साल पुराना है, इस मामले में उन्हें कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी ऐसी उनके पास नहीं है और उन्हें कुछ याद नहीं है कि ये कैसे हुआ था, खनन के पट्टे किसको आवंटित किए गए थे, खनन के पट्टों का रिनोवेशन कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें उनको जानकारी नहीं है। वो लगातार ईडी के अफसरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारी का बहाना बना के। ईडी की एक टीम ने कल शाम को मेडिकल टीम भी बुलाई थी उनकी जांच के लिए। हालांकि जांच में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं पाई गई और डॉक्टरों का कहना है कि गायत्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन वो बीमारी का बहाना बना के ईडी के सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, और साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है कि ईडी के सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन विवेक, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके के वो बहाने बना रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं या याददाश्त ना होने का हवाला दे रहे हैं, इसके बाद अब आगे क्या कुछ संभावना है, किस तरीके से जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी? देखिए, ईडी के अफसरों को ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से वो जेल में रहे हैं और उनसे पूछताछ, इस तरह की गहराई से पूछताछ नहीं हुई है। गायत्री ईडी के जब सुपुर्दगी में आए हैं तो उनको घबराहट हो रही है। ये घबराहट दूर करने के लिए ईडी ने आज उनके परिवार वालों को बुलवाया है। परिवार वालों से आमना सामना कराया जाएगा, जिससे वो थोड़ा नॉर्मल हो सकें और ईडी के सवालों का जवाब दे सकें। चूंकि इस मामले में कई आईएएस भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। आईएएस जीवेश नंदन हैं, आईएएस संतोष राय हैं,
जीवेश नंदन उस समय तत्कालीन खनन सचिव थे, और उस फतेहपुर के जो डीएम थे अभय, उनका भी नाम एफआईआर में शामिल है। तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, इसलिए ईडी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। वो अपने सभी सवालों का जवाब उनसे चाहती है कि खनन के पट्टे कैसे आवंटित हुए थे, उनका जो नवीनीकरण हुआ है उसमें शासन के जो निर्णय लिए गए थे, जो सरकार के उस समय मंत्री थे, गायत्री खुद ही मंत्री थे, और जो आईएएस अधिकारी थे, उनकी क्या भूमिका थी, इस बारे में ईडी सारी जानकारी लेना चाहती है। प्राची, बिल्कुल तमाम पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे गायत्री प्रजापति से किस तरीके से पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर प्रयागराज से, जहां युवती के साथ गैंगरेप के मामले में गैंगरेप के मुख्य आरोपी हवलदार आशुतोष की हत्या हो गई है। जी हां, पिटाई से अस्पताल में भर्ती हवलदार ने दम तोड़ दिया है। देर रात पिटाई के बाद सुबह आरोपी की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अज्ञात लोगों ने आरोपी हवलदार की जमकर पिटाई की थी। युवती की शिकायत पर पहुंचे लोगों ने आरोपी हवलदार को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक हवलदार के परिवार वालों ने युवती पर साजिश कर हत्या करने का आरोप लगाया है। तनाव को देखते हुए फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है। दोनों के पिता पुलिस विभाग में सेवारत हैं। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती ने आरोप हवलदार पर लगाया, जिसके बाद कुछ अज्ञात लोगों ने हवलदार की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि आज इलाज के दौरान हवलदार ने दम तोड़ दिया। अब जो आरोपी हवलदार है उसके घर वाले युवती पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि युवती ने उनके बेटे की हत्या की साजिश रची थी, हत्या कराने की साजिश रची थी। और सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए। मोइन, जरा समझाइए ये मामला है क्या कुछ इस मामले में अभी हो रहा है, नई डेवलपमेंट क्या है? जी बिल्कुल, देर रात की ये घटना है जब धूमनगंज पुलिस को एक युवती ने फोन कर जानकारी दी कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही इलाके के लोग पहुंचते हैं। वो जो मुख्य आरोपी था, सेना में हवलदार है आशुतोष सिंह जिसका नाम है, उसकी बुरी तरह पिटाई की जाती है। पुलिस उसको कस्टडी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराती है और अब से कुछ देर पहले इस इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जो मृतक है वो हवलदार, उसके परिवार वालों ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है और पूरी घटना को एक साजिश करार दिया है। ये कहा है कि जो पीड़ित लड़की है उसने साजिश के तहत वो हवलदार को बुलाया, उसके बाद उसकी पिटाई कराई, उसकी हत्या कराई और उसके साथ कोई वारदात नहीं की गई थी। ये पूरी की पूरा घटना जो है ये एक साजिश है। तो बहरहाल पुलिस ने मामले में दोनों तरफ से जो है वो तहरीर पाली है, केस दर्ज किया जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है और उम्मीद की जाती है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर जब पुलिस की प्रारंभिक जांच सामने आएगी तब जाकर तस्वीर सामने हो पाएगी कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, दोनों में से कौन पक्ष सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। बिल्कुल, आरोप तो दोनों पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोइन, अब सवाल उन अज्ञात लोगों को लेकर भी खड़ा हो जाता है कि वो अज्ञात लोग कौन थे जिन्होंने पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, इतनी बुरी तरीके से पीटा आरोपी हवलदार को कि उसकी मौत हो गई। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस अपनी जांच में ये पता लगा पाएगी कि कौन लोग थे, कौन लोग मौके पर गए और उन्होंने क्यों इतनी बुरी तरीके से आरोपी की पिटाई की। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे लोग जो है ये युवती के पक्ष से जुड़े हुए थे, उसके पड़ोसी थे, उसके जानने वाले लोग थे और जब उन्हें ये लड़की की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उसके साथ गलत काम किया गया है, गलत हरकत की गई है, तो वो इतना आक्रोशित हो उठे कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया और जो आरोपी था उसकी पीट कर हत्या कर दी। बिल्कुल मोइन, और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या और क्या कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ मोइन, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। यूपी राज्य भंडारण निगम भर्ती में फर्जीवाड़ा केस सामने आया है। एसआईटी जांच के बाद भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। फर्जीवाड़े के खुलासे पर सीतापुर फतेहपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी राज्य भंडारण निगम भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 4 दिन पूर्व सैकड़ों की संख्या में युवा फतेहपुर आए थे। एफसीआई गोदाम में भर्ती होने और गार्ड ने सभी को लौटा दिया था। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ गए। शैलेश, किस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? प्राची, इसमें देखिए ऑल इंडिया वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन जो है
इस भंडारण निगम से जुड़ी हुई, उसी के लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया था और इसके साथ में शासन के एक अनुसचिव स्तर के अधिकारी का पत्र भी लगाया गया था और इन दो पत्रों के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति कराने की कोशिश थी 1197 श्रमिकों को। लेकिन जब ये पहुंचे और वहां पर पत्र देखे गए, उनका वेरिफिकेशन किया गया, तो सामने आया कि पत्र पे जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हैं और इसी के बाद ये इस पूरे मामले की पोल खुली। कुल मिलाकर अगर देखें तो फिलहाल सीतापुर और फतेहपुर में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संभव है और भी कहीं पर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो। बहरहाल पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। भंडारण निगम की तरफ से भी इस पूरे मामले को दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो एफआईआर के आधार पर अपनी आगे की जांच कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रयागराज यात्रा के खूब चर्चे हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रियंका ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई तो शंकराचार्य के आश्रम जाकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान प्रियंका ने यात्रा को निजी बताया और चुप्पी साधे रही। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रियंका के इस दौरे को कामयाब करने में सबसे अहम रोल बीजेपी के कद्दावर नेता का है और ये नेता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका का खास फोकस दो आयोजनों पर था। पहला, संगम जाकर वहां आस्था की डुबकी लगाना और दूसरा, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना। लेकिन शंकराचार्य आश्रम का रास्ता कैंटोनमेंट एरिया में आता है, लिहाजा कांग्रेस की रणनीतिकारों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क कर प्रियंका की शंकराचार्य से मुलाकात की मदद मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में सियासत को दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर दखल दिया। उन्होंने अपने निजी सचिव कुंदन कुमार के जरिए सेना के स्थानीय अफसरों को न सिर्फ प्रियंका और उनके साथ के लोगों को शंकराचार्य आश्रम तक जाने की इजाजत दिए जाने को कहा, बल्कि वाहनों पर सवार होकर भी मदद कराई। और चलिए हम सीधा प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से प्रियंका गांधी प्रयागराज में आती हैं, बेशक इस दौरे को वो निजी बताती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिस तरीके से इस दौरे में उनका एक अंदाज है वो वायरल हो रहा है, उसके बाद इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने निकल रहे हैं और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, जो कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उनकी वजह से ये दौरा सफल हो रहा है। क्या मायने निकाले जाए मोइन? जी बिल्कुल, देखिए इसे कुछ सियासी नजरिए से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये सामान्य शिष्टाचार है। अभी हमने 4 दिन पहले देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही थी संसद से, तो वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। तो उसके भी कोई सियासी मायने नहीं थे, बल्कि एक निजी संबंध थे, निजी रिश्ते थे और एक सामाजिक सरोकार का संदेश दिया जा रहा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रियंका गांधी के मामले में दखल दिया, उनको मंदिर तक जाने का रास्ता दिलाया, रास्ते को खुलवाया, वाहनों तक को जाने की इजाजत दिलवाई और इसी वजह से प्रियंका गांधी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने में कामयाब रही। और कहा जा सकता है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में दखल ना दिया होता, प्रियंका गांधी को शंकराचार्य आश्रम तक जाने का रास्ता ना दिलाया होता, तो शायद प्रियंका गांधी का ये दौरा अपने मकसद में कामयाब ना हो पाता, सफल ना हो पाता और उसके जो सियासी फायदे लेने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, शायद वो भी पूरी ना हो पाती। तो एक बड़ी नजीर पेश की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि सियासी प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है और बाकी जो सामान्य शिष्टाचार है, जो सामाजिक शिष्टाचार है, वो अपनी जगह है। तो कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के प्रमोद तिवारी, इन दो नेताओं ने सीधे तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी, उनसे इस मामले में दखल देने की अपील की थी, मदद की गुहार लगाई थी। और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी दरियादिली दिखाते हुए इस अलग ही होती है। हालांकि कांग्रेस जरूर इसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये तस्वीरें प्रियंका गांधी की वाकई में अलग है। बहुत शुक्रिया आपका मोइन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इस बीच मथुरा से एक अहम खबर मिल रही है, जहां चलती बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली से आगरा जा रही बस में आग लगी, ड्राइवर की सूझबूझ से 50 यात्रियों की जान बच गई। ड्राइवर ने वक्त रहते ही सभी यात्रियों को बस से नीचे उतार दिया। टायर फटने के बाद एक्सप्रेस वे पर आग लगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, कोई बड़ा हादसा हो सकता था अगर ड्राइवर वक्त रहते सूझबूझ ना दिखाता।
जैसे ही बस में आग लगी, जैसे ही ड्राइवर को इसकी भनक लगी, उसने सभी यात्रियों को बस से नीचे उतार दिया वक्त रहते ही, जिससे किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन चलती बस में आग लगने की वजह से अफरा तफरी जरूर मच गई। दिल्ली से आगरा जा रही थी ये बस। ड्राइवर ने यहां पर सूझबूझ दिखाई और 50 यात्रियों की जान बचा ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी में हादसों से मची हाहाकार की। जी हां, यूपी में आज सड़क हादसों से कोहराम मच गया है। कन्नौज, फिरोजाबाद, बरेली में सड़क हादसे की खबर सामने आई तो संभल, बिजनौर और आगरा में भी हादसे ने कोहराम मचा दिया। ग्रेटर नोएडा, मेरठ में भी सड़क हादसा सामने आया तो कन्नौज में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बरेली, फिरोजाबाद में हुए हादसों में कई लोग घायल हो गए। कई जगह घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर भी हादसा हुआ है जिसमें आपस में 6 गाड़ियां भिड़ गईं और हादसे में करीब 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं बागपत स्कूल बस कैंटर की भी भिड़ंत हो गई। बागपत में एक और ये हादसा सामने आया है और यहां भी वजह कोहरा बताया जा रहा है। कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल है। हादसे में बस सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगह की जहां पर ये हादसे हुए हैं और इन हादसों ने कोहराम मचा दिया है, हाहाकार मचा दिया है। कन्नौज, संभल, बरेली, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हादसे हो गए। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो गईं, सड़कों पर भी ट्रैफिक का असर दिखा। दिल्ली आने वाली 8 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो ये अहम खबर आपको बता दें। देखिए, एक बार फिर से कोहरे ने वापसी की है दिल्ली एनसीआर में और जिसका असर आज सुबह से ही नजर आ रहा है। जहां सड़कों पर आज हादसे हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनें रद्द भी हो गई हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। दिल्ली में आज घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से जहां तेज धूप हो रही थी और तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं एक बार फिर आज दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम किस कदर बदला है। एक बार फिर से करवट ली है और आज घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पे मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है। जो तमाम सारी गाड़ियाँ हैं वो लगातार हेडलाइट्स अपने जलाकर चल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ट्रैफिक भी स्लो हुआ है। चूँकि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम काफ़ी खुला हुआ था, खिली धूप निकल रही थी। इसके अलावा तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई थी और लगातार मौसम गर्म हो रहा था। लेकिन आज एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। जाहिर तौर से बात है कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी दिल्ली एनसीआर में ठंड जो है वो जारी रहेगी और जिस तरीके से आज मौसम ने करवट ली है उससे एक बार फिर जाहिर होता है कि अभी ठंड गई नहीं है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से धूप निकल रही थी और गर्मी हो रही थी, उसके बाद लोगों को लगा था कि अब शायद ठंड चली गई, लेकिन आज फिर से एक बार मौसम ने करवट ली है और दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कैमरा शर्मीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे आगरा में भी कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। एक बार फिर सर्दी ने कमबैक किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज धूप पड़ रही थी, सुबह सुबह ही गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन आज की सुबह कोहरे वाली है, धुंध वाली है और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए किस तरह से आज कोहरे की चादर में शहर लिपटा हुआ है। जो विजिबिलिटी है लो है। कुल मिला के एक बार फिर से सर्दी ने दस्तक दी है। टेम्परेचर भी आज कम नज़र आ रहा है और इसके साथ ही कोहरे के साथ ही जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उसने गलन और ठिठुरन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह कोहरे की चादर में किस तरह से शहर लिपटा हुआ और यही वजह है कि आज की जो सुबह है वो एक बार फिर से सर्दी की सुबह है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि फरवरी का महीना है और अब सर्दी के दिन जाने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से जो सर्दी ने कमबैक किया है वो लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही अब इस बात की ज़रूरत है कि हम थोड़े से भी बेफिक्र हुए तो बीमार पड़ सकते हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी।